मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। विपक्षी दल संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़े हुए हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा में रूल 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, यानी दिन भर के सभी लिस्टेड काम को सस्पेंड करके लंबी अवधि के लिए सिर्फ मणिपुर पर चर्चा। लेकिन सरकार रूल 176 के तहत चर्चा कराना चाहती है, यानी छोटी अवधि के लिए करीब 2.5 घंटे की चर्चा, जो विपक्ष को मंजूर नहीं है। इस गतिरोध के बीच विपक्षी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान ने नया संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बिखरा हुआ, हताश और दिशाहीन बताया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से कर दी। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। तो इंडिया जहाँ नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज़्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान से विपक्ष का पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि वो इधर उधर की बात ना करके मणिपुर पर जवाब दें। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। दूसरे विपक्षी दलों का भी कहना है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपत्तिजनक है। विपक्ष को विदेशी शक्तियों के साथ, शत्रु शक्तियों के साथ जोड़ना ये उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है। Mr. Modi, this is Parliament. Come here. We are waiting for the last 4 days for you to speak on Manipur. Come and speak. Your choice. Lok Sabha, Rajya Sabha. We'll welcome you. Open the debate. We know you're on the back foot after the Patna summit, after the Bengaluru summit. India. जीतेगा भारत। कि विपक्षी दलों के एक साथ एक मंच पे आने से भारतीय जनता पार्टी में हताशा है, निराशा है, घबराहट है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी भी वो विपक्षी दल इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। पीएम के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्म को भरेंगे, वहां की महिलाओं और बच्चों के आंसू पोंछेंगे। हम मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया का पुनर्निर्माण करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि एक बच्चा था जो अपनी सभी परीक्षाओं में फेल हो गया। उसके सहपाठी और पड़ोसी उससे नफरत करने लगे। उसके प्रति लोगों के नजरिए को बदलने के लिए माता पिता ने उसका नाम बदलने का सोचा। क्या ऐसा केस इंडिया के साथ नहीं है? मणिपुर और पीएम के बयान पर हंगामा मचा तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को चुनौती दे दी। पूरा देश जानना चाहता है कि इनका जो कारनामे हैं वो कारनामे सामने आए। छत्तीसगढ़ पे भी चर्चा हो, राजस्थान की बहन बेटियों पर चर्चा हो, मणिपुर पे भी चर्चा हो। सवाल ये है कि क्या विपक्ष का अपने गठबंधन का इंडिया नाम रखना आपत्तिजनक है? क्या नाम से इमेज और ब्रांड बिल्डिंग में विपक्ष को मदद मिलेगी? क्या उन लोगों की बात में दम है जो मानते हैं कि विपक्ष को इंडिया नाम की आड़ नहीं लेनी चाहिए थी? चुनाव में उनकी जो भी गति हो, इससे इंडिया की नियति तय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैसला जनता का होगा। पार्लियामेंट की लड़ाई अब खुल के मैदान में आ गई है और प्रधानमंत्री ने जो अटैक किया उसके ज़रिए नैरेटिव की लड़ाई अब बनेगी, क्योंकि नाम इंडिया पर प्रधानमंत्री ने जो तुलना की तमाम तरीके से कि नाम बदल लेने से चरित्र नहीं बदलता, बहुत सारे उन्होंने ईस्ट इंडिया से लेके पीएफआई और इंडियन मुजाहिदीन तक के नाम गिनाए कि केवल नाम बदलने से नहीं होता है। इस बीच एक खबर ये भी चली कि
अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। मकसद शायद यही है कि प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा मणिपुर के मसले पर, और इसीलिए शायद अंतिम हथियार ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जो कि विपक्ष का अधिकार भी है और वो ला सकते हैं। तो अगर 2-2.5 घंटे वाली बहस नहीं चाहिए जो सरकार करने के लिए तैयार है, पूरे दिन वाली बहस चाहिए जिस पर सरकार तैयार नहीं है, तो तीसरा विकल्प है अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन उसकी शुरुआत करेंगे। ये एक ऑप्शन है जिस पर खबरें निकल के आ रही कि चर्चा चल रही है कि इसकी तैयारी है, हो सकता है 1-2 दिन में ये हो। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये कि जो जिस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी पहले, अब वो चूंकि प्रधानमंत्री ने नाम ले दिया है कि इंडिया नैरेटिव्स की डिबेट है, 24 का एजेंडा सेट हो रहा है यहाँ से। क्या इससे पहले आपको याद होगा चौकीदार चोर है जब बोला था, तो उसके बाद वो एक नैरेटिव सेट हो गया था। क्या इंडिया भी वैसा ही एक नैरेटिव सेट हो रहा है 2024 के लिए, और इसी के इर्द गिर्द ये लड़ाई चलेगी? और अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर चर्चा मणिपुर से आगे बढ़ेगी और बहुत सारे मसलों पे होगी। तो जिसको मैं भी चाहता था कि केवल मणिपुर है तो उसको आइसोलेटेड करके बात की जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर खुल के भी होगी और अलग अलग विषयों पे बहुत लंबी चर्चा चलेगी और सारे पक्ष अपनी बात रखेंगे। तो क्या 2024 के लिए जो एजेंडा सेट होना चाहिए वो इस जरिए सेट हो रहा है, इंडिया के नाम के जरिए, या क्या विपक्ष इस पर और आक्रामक रुख अपनाएगा? जैसे कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि आप मुझे कुछ भी कहिए लेकिन हम ही इंडिया हैं। ये भी अपने आप में एक एग्रेशन है, आक्रामक रणनीति है। बातचीत इसी पे होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट अमिताभ तिवारी जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, क्या नैरेटिव सेट हो रहा है या इंडिया के जरिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत आक्रामक रूप में कहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से पार्लियामेंट से निकल के आक्रामक रुख उन्होंने अपना लिया है कि अब यहीं पे सारी डिस्कशन हो और अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो और बढ़िया, फिर तो खुल के चर्चा होगी। क्या व्यू है आपका? जी बिल्कुल। देखिए, नैरेटिव ही आजकल इलेक्शन का एक मकसद है कि नैरेटिव के थ्रू ही आप इलेक्शन के उस रास्ते को पकड़ सकते हो, उस ट्रेन को पकड़ सकते हो जहां से आपको पहुंचना है। नैरेटिव बहुत सारी चीज़ें तय करता है और अपोजिशन ने या जो भी पार्टीज मिली उन्होंने इंडिया को नैरेटिव के लिए इस्तेमाल किया। वैसे 2 चीज़ें कही जाती हैं नीरज जी। एक तो कहते हैं व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है। दूसरी तरफ हिंदू परंपरा में राम नाम का ही बहुत महत्व है कि राम का नाम लेते रहें, शिव का नाम लेते रहें तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है। एक तरफ नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या वो नाम नैरेटिव बना सकता है। दूसरी तरफ नाम ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्होंने सोचा एनडीए वर्सेस इंडिया। जब भी आप चर्चा करेंगे, नीरज जी चर्चा करेंगे तो बात होगी एनडीए वर्सेस इंडिया, तो बार बार ये होगा कि जो एनडीए है वो इंडिया नहीं है। तो एक नैरेटिव सेट करने का एक रास्ता है। लेकिन इलेक्शन केवल नैरेटिव सेट करने से तो नहीं होते। इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ें, ज़मीन पर आप कहाँ हैं, क्या तैयारी हो रही है, क्या आपकी लड़ाई चल रही है, किन इश्यूज़ पर आप काम कर रहे हैं, क्या आपका ग्राउंड वर्क है, क्या आपके पास वर्कर्स हैं, क्या आपके पास टीम है, क्या आपका अलायंस जो है वो स्मूथ हो गया है। ये सब चीज़ें भी उसमें मदद करती है, लेकिन नैरेटिव उसका प्लस पॉइंट होता है। और एनडीए वर्सेस इंडिया करने में यही था कि जब भी चर्चा होगी पूरे इलेक्शन के दौरान तो एनडीए इंडिया नहीं होगा, ये एक तरह का नैरेटिव बन जाएगा। इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी को एग्रेसिव होना पड़ा और उन्होंने अपने एग्रेशन के साथ बात की। मैं उस पर नहीं जा रहा कि इंडिया को लेकर हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, किस किस चीज़ों पर चर्चा की गई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नैरेटिव क्या सेट हो रहा है। और उस नैरेटिव के साथ, जैसे आपने चौकीदार चोर की चर्चा की, तो कई बार नैरेटिव जो है ना गलत भी हो जाता है। किस तरह से आप नैरेटिव को काम में ले रहे हैं, केवल नैरेटिव बनाने से नहीं हो जाता। कि जैसे आप ब्रांड नेम कोई बना दें, लेकिन ब्रांड नेम के साथ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंटेंट कैसे काम में ले रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की आपने, आज मैं पार्लियामेंट में ही था। मुझे लगता है इस हफ्ते शायद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे। और ये मसला 2.5 घंटे की बैठक का नहीं है कि शॉर्ट डिस्कशन होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की बात है या 264। वो मसला है कि जब उसमें डिस्कशन होगा तो 267 में होगा तो जवाब देना पड़ेगा, डिवीजन हो सकता है, डिवीजन की बात होगी
और डिवीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सरकार को खतरा नहीं हो रहा। लेकिन एक नैरेटिव बनता है कि भाई कौन लोग मणिपुर पर साथ हैं, कौन मणिपुर पर साथ नहीं है, कौन महिलाओं को लेकर साथ खड़े होना दिखते हैं या नहीं दिखते। तो वो नैरेटिव की बात है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा तो प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ेगा उस पर। जो अपोजिशन चाह रहा है, जिसको सरकार बार बार टाल रही है। आज अमित शाह साहब ने एक और बड़ा डेवलपमेंट किया कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और अधीर रंजन को भी चिट्ठी लिख दी है। कल राजनाथ जी ने मुलाकात की थी सभी पार्टीज के लीडर से, फ़ोन पर बात की थी। तो वो एक कोशिश कर रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए या सरकार जो है चर्चा से नहीं बच रही। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि आज आपको प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। आज खड़गे साहब संजय सिंह के साथ जो धरने पर बैठे हैं वहाँ पर भी चले गए थे, वहाँ टीएमसी के लोग भी गए और तमाम तरह की जो पार्टियां एनसीपी के लोग भी थे। तो वो ये सारी कोशिश हो रही है और मुझे लगा कि एक दो दिन में जब भी होगा, समय नहीं कह सकता कि कल होगा, परसों होगा या इस हफ्ते हो जाएगा, लेकिन वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार में ये दबाव बनाएंगे कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव को रख दिया जाएगा तो फिर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे फ्लोर पर अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने, तो फिर मणिपुर की चर्चा पर उनको बोलना ही पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी फिलहाल मुझे दिखती है, लेकिन नाम और नैरेटिव के साथ साथ कंटेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस पर भी कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल लड़ाई नैरेटिव की है और नैरेटिव में इंडिया जो है थोड़ा सा भारी अभी तक दिखाई दिया। जिस तरह से रेस्पॉन्स मिला है अपोजिशन को सत्तारूढ़ दल का। नहीं, फिलहाल मोटे तौर पे उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री आए और बोले। क्या आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से संसद शुरू होने से पहले उन्होंने 30-40 सेकंड जो भी बोला और आज फिर बोला, क्या वो बोलने से बचते हुए आपको दिख रहा है कि वो बात नहीं करना चाहते पार्लियामेंट में? नहीं, बचना नहीं चाहते, ये मुझे बचने वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे भी या होम मिनिस्टर भी बोलेंगे तो वो सारी बातें आएंगी। उसमें मुद्दा ये हो रहा है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर पर ये अटैक किया जा रहा है, वो एक ईगो इशू भी हो सकता है। दूसरा नीतिगत भी है कि भाई जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो होम जो है स्टेट का मसला है, तो क्या मुख्यमंत्री पर चर्चा होनी चाहिए। फिर होम डिपार्टमेंट जो है अमित शाह साहब के पास है, अमित शाह साहब खुद जवाब देने के लिए तैयार है, उन्होंने बार बार कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। तो एक टेक्निकल इशू है। ऐसा समझना कि प्रधानमंत्री घबराते हैं या प्रधानमंत्री चर्चा से बचना चाहते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जवाब भी देंगे तो भी सारी बातों पर वो खुलकर जवाब देंगे। हालांकि इस बात का भी जवाब देना होगा कि एन बीरेन सिंह को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो। बार बार ये बात की जा रही है कि 355 को 356 को किस तरह से यूज नहीं किया गया। तो बीजेपी के कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि आप ही हैं 355 356 को यूज करते हैं, तो कहते हैं कि ये देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है या कोई भी सरकार जो है राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त कर रही है, और जब बर्खास्त नहीं करती है तो आप ही इसकी मांग कर रहे हैं। तो पहले तो ये तय कीजिए। लेकिन जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ हो गई है, तो क्या मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, इसका जवाब भी वहाँ पर देना है। अब उसको बंगाल से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से जोड़ना, वहाँ की सब घटनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ना मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि ये ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन ये सोचना कि प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं या बचना चाहते हैं, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। जी, चूंकि सरकार तो कह रही थी कि हम पार्लियामेंट इस पे बात करना चाहते हैं मणिपुर पे, और अमित शाह जी ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक डिबेट उस पर होती, लेकिन विपक्ष चाहता था कि नहीं पीएम बोले। अब सवाल ये उठता है कि जब बात अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है, जिसकी चर्चा अनंत काल तक चल सकती है, जनरली 1-1.5 दिन चलती है जी, तब ये चर्चा केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये राजस्थान भी जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ भी जाएगी, पश्चिम बंगाल जाएगी, फिर तो देश की आधी आबादी की चर्चा होगी ना। तो अब मैं इस पे आऊंगा दोबारा, क्योंकि अविश्वास नीरज जी वो कोई भी चर्चा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। वो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा भी होगी, तब भी सब लोग सब विषयों पर चर्चा करेंगे। भाई शॉर्ट ड्यूरेशन भी होगी तो बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग भी बोलेंगे ना, और वो राजस्थान पर भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़ पर भी बोलेंगे, मणिपुर 2-2.5 घंटे में ना क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, 2-2.5 घंटे वाले में शायद उतनी बात ना हो पाती, और वो लोकसभा अध्यक्ष जी के विवेक पर है कि उसको एक्सटेंड करते नहीं करते। सर 2.5 घंटे, नीरज जी मैं थोड़ा सा टेक्निकली आपको बता दूं कि 2.5 घंटे की चर्चा वो टेक्निकल इशू है कि शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, लेकिन वो जब तक चर्चा चलती रहेगी कोई रोकने की स्थिति में नहीं हो सकता। वो 2.5 घंटे की 4 घंटे चलती रहे, 5 घंटे, और इशू वो है ही नहीं ना उसमें। देखिए ये टाइम का इशू नहीं है, 2.5 घंटे भी कम नहीं होते किसी इशू पर चर्चा। विजय जी मैं इस पे आऊंगा अभी दोबारा, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट इशू, इस पे आता हूँ, लेकिन मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ। अबे दुबे जी, ये जो इंडिया नाम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात रखी है, तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसे कि ये नैरेटिव्स की लड़ाई है और
इंडिया पर सीधा अटैक किया। वो इंडिया मतलब डॉट वॉट लगा लीजिएगा बीच में, आप लोग मेरे ऊपर मत मुकदमा कर दीजिएगा कि जो इंडिया है इसमें 4-5 डॉट लगे हुए बीच में। ये जो विपक्ष ने एक बढ़िया नाम खोज के लाए थे उस पर ही सीधे अटैक है। और ये तो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर एजेंडा उसी हिसाब से सेट होने लगता है। इसीलिए तुरंत देखिए विद इन सेकंड सबके रिएक्शन आने शुरू हुए विपक्ष में कि नहीं साहब इंडिया पे आप कोई अटैक मत करिए, हम तो इंडिया ही, आप कुछ भी बोले। राहुल गांधी ने ट्वीट किया ही। अभय जी आप मुझसे पूछ रहे हैं नीरज जी? हाँ जी आपसे ही। देखिए आपने जितना सवाल मुझसे पूछा है उसकी शुरू की लाइनें तो मुझे सुनाई पड़ी हैं और बाकी लाइनें, बाकी आवाज आपकी गिब्रिश हो गई है। ये मैंने पिछली बार भी शिकायत की थी, वो पूरी तरीके से मुझ तक पहुंची नहीं आवाज, क्योंकि वो ऐप की समस्या है। ये भाव समझ गए आप हमारा सवाल का भाव समझ गए? हाँ नहीं, भाव समझ गया, मैं अंदाज से बोल देता हूँ, गलती हो गई हो तो आप लोग माफ कीजिएगा। नहीं बोलिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि मैं ये नहीं मानता हूं कि विपक्ष के इंडिया नाम रख लेने से या उसका संक्षिप्त नाम इंडिया है ये रख लेने से या मोर्चा बना लेने से प्रधानमंत्री विचलित हैं। न तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी आई है, न भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभावी होने में कोई कमी आई है। सरकार के खिलाफ ऐसी कोई बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं उमड़ रही है। 10 साल में कुछ तो नाराजगी रहती है, उसी तरह की नाराजगी मुझे कम से कम नहीं दिखाई पड़ती। नई बात ये हुई है कि पिछले 2014 और 2019 के चुनाव के बाद ये पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक प्री पोल अलायंस किया है। और जब कोई अलायंस प्री पोल किया जाता है, चुनाव से पहले किया जाता है, तो न केवल अंकगणित की खोज करता है बल्कि वो केमिस्ट्री की भी खोज करता है, क्योंकि उसे चुनाव ही लड़ना है। वो केवल एक उम्मीदवार खड़े करने वाला सवाल ही नहीं है। वो सत्तारूढ़ दल का जो नैरेटिव है, उसकी जो माहौलबंदी है, उसके मुकाबले अपनी माहौलबंदी भी करता है। और काफी समय से उन्होंने गठजोड़ कर लिया। अभी चुनाव में इतने दिन हैं कि ये लोग अपनी माहौलबंदी कर सकते हैं। तो पहली बार नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है चुनाव से पहले। पिछले 2 चुनावों में नहीं करना पड़ा, तो जाहिर है कि इस बार पहले के मुकाबले मुश्किल होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा हार जाएगी या भाजपा को कितना नुकसान होगा, ये भविष्यवाणी करना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जितनी आसानी 2014 का चुनाव जीतने में हुई थी या 2019 का चुनाव जीतने में हुई थी, वो 2024 में नहीं होने वाली है। परेशानियां नए किस्म की हैं। इसलिए जाहिर है कि भाजपा के भीतर में कुछ, और प्रधानमंत्री के स्वर में भी कुछ थोड़ी सी बेचैनियां दिखाई पड़ रही हैं। वो उस तरीके से वो निश्चिंत नहीं है जैसे पहले होते थे। तो ये स्थिति है। इसके अलावा तो मुझे ऐसी कोई खास बात नहीं दिखाई पड़ रही। अब चूंकि विपक्ष ने अपना पहला कंकड़ राजनीति के ताल में फेंका है, इंडिया, उससे हिलोरें पैदा हुई हैं। अब ये कितना माहौल बना पाते हैं, कितना नैरेटिव बना पाते हैं, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर ये नैरेटिव बना, कोई वास्तव में समांतर कहानी बनी, सत्तारूढ़ दल की कहानी बनी, तब तो कोई टक्कर होगी। वरना अगर नैरेटिव नहीं बना तो धीरे धीरे परिस्थिति वही 2014 और 2019 की हो जाएगी। आपको लग रहा है बदल रही है परिस्थिति? नहीं, मुझे लग रहा है कि सरकार, विपक्ष की अपनी तरफ कोशिश तो है ही। देखिए 4 मुद्दे हैं कुल मिलाकर। एक मुद्दा है महंगाई का, एक मुद्दा है बेरोजगारी का। ये दोनों मुद्दे तो जैसे राज्य सरकारों के मसले में संदर्भ में होते हैं, केंद्र सरकार के, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता इन दोनों बातों से। दूसरी 2 बातें हैं निकम्मापन और भ्रष्टाचार। भाजपा चाहती है कि महंगाई और बेरोजगारी जो कि वास्तव में मौजूद हैं, उसके साथ में कोई निकम्मेपन या भ्रष्टाचार का आरोप न लगने पाए। मणिपुर निकम्मेपन का उदाहरण है। मणिपुर जिस तरह जल रहा है और धीरे धीरे पूरे उत्तर पूर्व में उसकी आग फैल रही है, वो भाजपा सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के निकम्मेपन और गलत नीतियों का उदाहरण है। मेरा मानना है कि उनके मणिपुर से अलग कतराने के पीछे ये कारण बहुत महत्वपूर्ण है। वो किसी भी तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के साथ में इन चीजों को लिंक नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं ये दोनों चीजें हमेशा डीलिंक रहें। तो भाजपा की कोशिश डीलिंकिंग की है, विपक्ष की कोशिश लिंकिंग की। एक छोटा सवाल और चाहिए आपसे। जी। कोई भी सरकार ये क्यों चाहेगी कि कोई राज्य सुलगता रहे, वहां उनकी सरकार है, उनके सीएम की बदनामी हो रही है, उनके विधायक भी कंप्लेंट कर रहे हैं, वो चुनाव हार जाएं? कोई सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? मतलब क्या मकसद आपको लगता है कि वो सुलगाना चाहते हैं इसको? नहीं, देखिए मेरा कहना है कि मुझे भी ताज्जुब है ऐसा क्यों हो रहा है।
मैं आपको यकीन सुनाऊं, भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के सवाल पे जो रवैया अपनाया है, खुद प्रधानमंत्री ने जो रवैया अपनाया है, जिस तरीके से उन 2 महिलाओं की घटना कब आई, कब उसकी एफआईआर दर्ज हुई, कब केंद्रीय महिला आयोग ने उनको मुख्य सचिव को, डीजीपी को लिख के भेजा, कब क्या, वो सारे घटनाक्रम हम लोगों के सामने है। वो मसला ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं चाहता था, उत्तर पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति, चाहे गोरक्षा वाला मसला हो या ईसाइयों वाला मसला हो, वो नहीं है जो कि मैदानों में है। वो लोग ज्यादा लचीले तरीके से उस मसले से निपट रहे थे शुरू में। फिर कुछ इस तरह का घटनाक्रम बदला जिससे वो मसला उनके हाथ से निकल गया। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को वहां से हटाकर अपनी ही पार्टी, जा रहे भाजपा की मुख्यमंत्री बनता, मैतेई मुख्यमंत्री बनता, तो उससे समझौता कराने में आसानी होती। उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, नहीं किया, हमें नहीं पता है। एग्जैक्टली अबे जी रुकिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवाल पे मैं लाना चाहता हूं, जो विजय जी जो मैं कह रहा था ना कि 2 दिन 1.5 दिन की डिबेट होगी, उसमें यही सवाल मैं भी जानना चाहता हूं कि कोई सरकार अपने ही राज्य में 75 दिन तक ये क्यों बर्दाश्त करेगी, उसके पीछे क्या मकसद है या क्या परेशानियां थी जिसकी जो है वो सामने खुल के आनी चाहिए। कोई सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे स्टेट में ही ये चलता रहे और चीजें बाहर निकल के आए तो हमें दिक्कत हो। मैं तो नहीं समझता कि हम अपने ऑफिस में चाहते हैं क्या कि हमारा कोई डिपार्टमेंट गड़बड़ करता रहे और मैं नजर फिरा के बैठा रहूं, ऐसा हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ मकसद है जो आएगा। संजय सिंह जी और अमिताभ जी, संजय सिंह आपसे बात। अब मैं जो मूल प्रश्न मुझे लगता है कि जो जहां पे मैं लेके आना चाह रहा, 2 लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, क्या आपको लगता है, मैं एकदम ब्लंट सवाल पूछ रहा हूं, कि मोदी जी चाहते हैं कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आइए और खुली बहस 1.5 दिन में होगी, फिर सब खुल के सामने आएगा? देखिए नीरज जी, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए और एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम करेगी कि वो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएगी। ये जो आर्गुमेंट है कि अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो मोदी बोलेंगे और मणिपुर पे उनको बुलवाना पड़ेगा, मतलब ये अजीब सा एक आर्गुमेंट है, ये उनके समर्थक वर्ग को भी नहीं बचेगा। मतलब और दूसरा, ये जो 2.5 घंटे और वो मूल फर्क ये होता है कि वो सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन है, वो चर्चा के बजाय किसी और चीज में वो जाना चाहते हैं ताकि वो जो बॉइलिंग कहते हैं कि चूल्हा जो है, हाथ जो है वो गर्म रहे, तो जितने दिन तक इस चीज को खींच सकते हो खींचो। अगर वो लेकर के आते हैं जैसा वो लेकर के 2018 में आए थे, अगर नीरज जी आप याद करेंगे तो मोदी उस समय अपना भाषण खत्म करते हुए ये कहे थे कि इसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव आप 2023 में लेकर के आएंगे और उस समय फिर ये बात होगी। मैं ऐसी कामना, आपको शुभकामना देता हूं कि आप 2023 में भी ऐसा विश्वास प्रस्ताव लेकर के आइए। अगर विपक्ष ये करेगा तो वो मोदी का उन्होंने जो कहा था उस समय उसको सार्थक सिद्ध करेगा और मोदी और बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा कि 18 के बाद 19 में गया और मोदी ने उन्हें ऐसा कहा। अब इस बार वो कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि 2028 में फिर लेकर के आइएगा, ये मैं नहीं जानता या आगे क्या होगा, लेकिन बेसिकली वो एक फेवर करेंगे। दूसरी चीज ये है कि इंडिया नाम से बहुत सारे लोग जो एनडीए, देखिए आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ ग्रे एरिया में चीजें काफी कम है, समर्थक वर्ग में, लोगों के बीच में, या अंत में चुनाव आते समय जो फ्रिंज वोटर्स होंगे, लेकिन जो लोग से आप नॉर्मली चर्चा करते हैं उनके बीच में ग्रे रहने वाले लोग काफी कम है, इधर ब्लैक है और व्हाइट है। मैं जिन लोग से भी बात करता हूँ, जितने लोगों को मिलता हूँ, वो कहते हैं इंडिया कह के उन्होंने नैरेटिव पे स्कोर कर लिया, यहाँ से नैरेटिव उन्होंने बना दिया। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि अगर आप नाम बदल करके एक नैरेटिव पे स्कोर कर देंगे, जैसे चौकीदार चोर है उस पर भी चर्चा हो रही थी, मोदी ने क्या किया था, चौकीदार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे नाम के आगे चौकीदार रख दिया, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो अगर आप इंडिया बनाम इस पे, मतलब इंडिया बनाम एनडीए बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा। कितने लोग को जाकर के आप गाँव में, गली में, मोहल्ले में जाकर के समझाएंगे कि इंडिया क्या है ना? और अभी एक इंडिया और भारत का एक डिबेट अलग से काफी पहले से वो चलता आ रहा है। दूसरी चीज है कि इस चुनाव में जाने के पहले मान लीजिए कि किसी कारण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई ये स्टेट हार जाती है और बीजेपी वो स्टेट 1 या 2 या फलाना चिलाना जीत जाती है, तो आप क्या हेडलाइन बनाएं? इंडिया लूजेस राजस्थान, इंडिया लूजेस तेलंगाना, इंडिया लूजेस मध्य प्रदेश। मतलब ये देखिए तमाम इसके पहलू हैं
जो अलग अलग समय पे आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने स्कोर कर लिया इंडिया नाम देकर के, जैसा ममता जी वहां पे कह रही थी और जैसा बहुत बड़ा उनका समर्थक मानता है। आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं अपने थिंक टैंक के साथ, जो भी आपकी जो सोच है। वहां भी नीतीश कुमार इस चीज से अलग थे, जो उनके वन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, और सबसे पहले इंडिया के स्ट्रेटजिस्ट वही थे। लेकिन जब आप नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव तब बनता है जब लोगों के बीच में वो चीज पचता है। एक जो चीज जरूर अच्छी है, ये जो सो कॉल्ड ग्रुपिंग है इंडिया, उनके साथ एक काफी बड़ा जो एंटी मोदी का कुंबा है, जो जहां जिस प्रदेश में भी है, जिस पार्टी के नाम से है, जो इंडिविजुअल भी है, कोई एनजीओ भी है, देश में है, विदेश में है, वो सब मिलकर के एक जगह साथ है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे। एनडीए या मोदी के साथ वो चीज की एक साथ चारों तरफ से आपको इको जो कैकोफोनी होती है वो चीज नहीं होगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो अगर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इस बार राहुल गांधी भी नहीं है कि संसद में आपको पपियां जपियां वो देखने को मिले, वो जो आंख उन्होंने मटकाए थे वो चीज देखने को मिले, कि किसी और तरफ वो चर्चा का विषय जाए। तो इसलिए इस बार का अगर वो लेकर के तो वो एक अलग तरह की चीज होगा। डेफिनेटली बीजेपी को एक पॉइंट स्कोर करने का मौका मिलेगा। जी तिवारी जी, ब्रांड इंडिया पे जो अटैक किया मोदी जी ने, क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप इंडिया नाम देखेंगे तो मैं देख रहा था अभी 700 पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़ा था 2019 में। उसमें से 75 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम में इंडिया है और 50 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम में भारत है या भारतीय है। तो सिर्फ नाम से एक चुनाव इधर से उधर नहीं हो जाता। हाँ, जरूर है कि दोनों इंडिया बनाम एनडीए का जो ये सवाल है, अगर आप देखेंगे तो अभी तक सेंट्रल लीडरशिप की ओर से इंडिया नाम पे अटैक नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पीआर या पब्लिसिटी या एक ब्रांडिंग की एक्सरसाइज आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस द्वारा, कि नाम उन्होंने ऐसा दिया था कि उस पर ज्यादा अटैक आप नहीं कर सकते। तो आज पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर अटैक किया है, इन द सेंस कि सिर्फ नाम जोड़ लेने से ऐसा नहीं होगा कि चरित्र बदल जाएगा या ये अलायंस जो है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें एक सटल मैसेज बीजेपी के कैडर और लीडर्स के लिए भी है, क्योंकि आरएसएस की तरफ से भी ये सवाल आया है कि सिर्फ मोदी के नाम पर इस बार वोट नहीं मिल सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको भी यह मैसेज है कि ये इंडिया नाम रख दिया है तो ऐसा डिमोटिवेट या ये होने की जरूरत नहीं है, नाम तो ऐसे बहुत सारे रखे गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक जिसको बूस्टअप देने की जरूरत है। अगर आपको ध्यान है तो मोदी फैक्टर के ऊपर बीजेपी को लगभग 1/3 वोट है। तो अल्टीमेटली अगर 37% लोग प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पे वोट डालते हैं तो ये पॉपुलैरिटी कितनी इंटैक्ट रहती है अगले 10 महीने तक, जो आज के डेट में सर्विस के अनुसार इंटैक्ट है, ये डिसाइड करेगा कि भाई ये चुनाव किस तरफ जा सकता है। अब ब्रांड जो है, अब नाम जरूर ऐसा लिया गया है जिसको पॉपुलराइज करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा ऑपोजिशन अलायंस में। ठीक है, इंडिया नाम बहुत कॉमनली यूज होता है, भारत आप यूज करिए, इंडिया यूज करिए, गांव देहात में भी इंडिया लोग जो नाम है वो काफी आसानी से समझते हैं। लेकिन इसके बाद बात यह है कि सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा। आज जो 4 ज्वलंत मुद्दे जो अभय द्विवेदी जी कह रहे हैं, आज महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, और ये सब 4-5 मुद्दे हैं जो हर चुनाव में होते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष को जाकर के इन मुद्दों को उठाना एक अलग बात है, और दूसरी बात है कि इन मुद्दों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक वो अभी तक जो एजेंडा या प्लैंक जो है वो विपक्ष ने लोगों के सामने नहीं रखा है कि कैसे ये ज्वलंत मुद्दे इंडिया अलायंस सॉल्व करेगी और कैसे डिफरेंटली सॉल्व करेगी बीजेपी से, और कैसे एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने पेश करेगी। इंडिया अलायंस खड़े होने से ये जरूर है कि जो 2019 में कहीं ना कहीं एक फ्री फील्ड मिला था बीजेपी को, इन द सेंस कि जो टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, एक काम किया था उस वक्त,
और भी बहुत सारे फैक्टर थे। तो इस बार ऑल्टरनेटिव तो है, अब इसके ऊपर बहस हो सकती है ये कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, मॉडरेट है, रिक्रिश्चन्ड है, रीपैकेज्ड है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो है। तो ये टीना फैक्टर जो है उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है ये जो अलायंस नया बना है। और जब हम ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं तो ब्रांड मोदी जी इसमें एक बात करना बहुत सवाल है। जरूरी है। तिवारी जी देखिए, अगर इतना ही बड़ा नैरेटिव बन गया होता सरकार के अगेंस्ट में, तो फिर ये इतने बड़ा मंडल बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे उतनी नाराजगी नहीं है, इसलिए तो मिल रहा है ना 26 दल। तो अल्टरनेटिव में कैसे मान लूं? अल्टरनेटिव तब होता कि अकेले 2 पार्टी चैलेंज करें, जिसको आना हो आओ, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है। आप मिलकर लड़ना चाहते हैं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि 2-4 लोग मिलकर नहीं हरा पाएंगे। तो नैरेटिव कहाँ सेट हो रहा है कि सरकार के अगेंस्ट में कोई फीवल वो माहौल बना हुआ है तो उसको कैश इन करना है। 1900 आप में क्या फर्क है? नहीं, देखिए सरकार के अगेंस्ट सेंट्रल लेवल पे वैसा माहौल नहीं है जैसा आप कह रहे हैं और जो सर्वेज में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 1-2 चुनाव जो है वो भाजपा सरकार हारी है और एकजुट होने से ये जरूर है कि एक ऑल्टरनेटिव है लोगों के सामने। अब वो ऑल्टरनेटिव कितना क्रेडिबल है या नहीं, वो आपका सवाल उसकी तरफ जा रहा है। अब वो स्ट्रांग है, मॉडरेट है, वीक है, पहले भी यही लोग थे, आज इकट्ठा हो गए। देखिए कहीं ना कहीं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो है कि इन दलों को ये जरूर चिंता सता रही है कि अगर 2024 में भी बीजेपी जीत के आ जाती है तो शिवसेना या एनसीपी या इन जिन पार्टियों का जैसा हाल हुआ है वैसा रीजनल पार्टीज का जाकर के हो सकता है। और बीजेपी की ये तो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट है जेपी नड्डा एक बात जो अभी आपने कही, रीजनल पार्टीज आर डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। जो बात आपने कही, मैं वही तो इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने तिवारी जी आपसे मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया नाम पे किसी को भी आपत्ति होगी। इवन बीजेपी में अंदर खाने में कह रहे इंडिया का नाम है भाई, कोई भी रख सकता है, उसमें क्या है। आप बीच में ठीक है टेक्निकल इश्यूज हमने डॉट लगा दिया, उसमें कोई इशू नहीं है, राइम करने में इंडिया बोल सकते हैं आप। लेकिन जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, चूंकि मोदी जी ने आज जो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि नाम रख लेने से आप पाक साफ नहीं होते, वरना तो यूपी में क्या बुराई थी भाई, यूपी भी तो अच्छा नाम था। नाम आपने बदला इसलिए कि आप एक नई ब्रांडिंग के साथ मार्केट में आना चाहते हैं। अब मैं यहीं पे सवाल वो लेके आ रहा हूं कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, क्या ये एक ट्रैप है? क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी चाहते हैं कि आप लेके आओ, बढ़िया चर्चा होगी, फिर देखेंगे। क्योंकि मैंने जो आपसे कहा था कि जब लिमिटेड डिबेट में आप जा रहे हैं तो मणिपुर में, जिसमें मैं भी चाहता था कि एकदम स्पेसिफिक मणिपुर की डिबेट हो, लेकिन अब वो डिबेट वाइड ओपन हो जाए, सब हर विषय पे चर्चा होगी। ट्रैप है क्या एक? त्रिवेदी जी ट्रैप क्या? लेकिन ये तो साफ बात है कि यदि चर्चा होगी, जिसके लिए मैंने भी कहा कि कोई सरकार को चिंता हो इस बात की, जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी हो गई हो कि आज वो बहुत परेशान है, या तमाम कुछ चीज़ें हो जाएगी, नैरेटिव इंडिया बन गया है। तो ब्रांड मोदी जो है, यदि पहली बात कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात सरकार और दूसरा ब्रांड मोदी। तो क्या ब्रांड मोदी कमज़ोर हो गया? बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर में एक चीज़ लिख दी गई और उसमें कहा गया कि ब्रांड मोदी से नहीं जीत सकते। क्या ये बात सच है? मैं फिर बता सकता हूं कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ब्रांड मोदी के अलावा किसी इशू पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनके पास वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी बात जो चर्चा हुई हमारे पास कि टीना फैक्टर की, टीना फैक्टर के 2 चीज़ें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यह है कि भाई टीना फैक्टर का कोई जवाब ही नहीं है आपके पास। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका ऑल्टरनेटिव है, तो जैसे ही आप कहते हैं कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया है तो ऑल्टरनेटिव कंपैरेटिव हो जाता है। तो क्या मोदी ब्रांड वर्सेस इंडिया कंपैरेटिव है? क्या मोदी ब्रांड का ऑल्टरनेटिव हो सकता है इंडिया? ये मतलब क्या कन्विंस कर सकते हैं आप अपने वोटर को? ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टीना फैक्टर का ये बड़ा नुकसान है कि आपका, इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की चर्चा बीजेपी करती है, भाई आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। क्योंकि जैसे ही दूल्हे का नाम, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम रखेंगे तो आप कंपेयर करने लगेंगे, अरे मोदी साहब के मुकाबले में ये क्या है या नहीं है। इसलिए बेहतर होता है कि बिना कंपेरिजन के आप चलें। तो टीना फैक्टर को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि अब कोई है ही नहीं, ले आएंगे तो हो सकता है उसका बड़ा नुकसान हो।
फिर मैं कह रहा हूं कि इंडिया का नैरेटिव ठीक है, कंटेंट की बात करें। कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में यदि अखिलेश जी के साथ कांग्रेस जा रही है तो क्या कांग्रेस आज की तारीख में दोनों मिलकर भी कांग्रेस क्या 25 सीटें निकाल सकती है? यदि हम पूरे देश भर के चुनाव को देखें तो क्या कांग्रेस आज 50, मतलब मैं मिनिमम कह रहा हूं कि 50 और सीटें जोड़ सकती है? क्या कांग्रेस के पास ऐसी 50 सीटें हैं जिसे वो मार्क कर ले कि भाई ये नई 50 सीटें हम ला सकते हैं? दूसरी तरफ जितने एलाइज हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है रीजनल लेवल पर, क्या वो अपने इलाकों में 50 और सीटें जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो अपने पीक पर हैं करीब करीब, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या तमाम तरह के लोग, तो वो क्या 50 सीटें उसमें जोड़ सकते हैं? अगर वो 50 सीटें नहीं जोड़ सकते, कांग्रेस अपने 50 के फिगर में, 55 के फिगर में 50 सीटें नहीं जोड़ सकती, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? तो वो कंटेंट जो है वो मुश्किल हो रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी की जो हम चर्चा करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई से लोग परेशान नहीं है, बेरोजगारी से, लेकिन उस पर ब्रांड जो है वो इतना हावी हो गया है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी कमजोर हो रही है। अब यदि उस एंटी इनकम्बेंसी की आग को आप तापते रहें, थोड़ा सा बढ़ाते रहें, सुलगाते रहें, और कभी 2024 आते आते वो ब्रांड पर हावी हो जाए, तब तो चुनाव नतीजों में बदलाव हो सकता है। अब आपने चर्चा की अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। फिर वो 13 राज्यों में विपक्ष की, मतलब जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो हैं वहां पर, तो वो सबका हिसाब लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो दलित लोग थे उनको नंगा दौड़ाया गया, राजस्थान में क्या हुआ, और राज्यों में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, तो वो सब चीजों का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप रोक नहीं सकते कि मणिपुर पर ही चर्चा होगी। और मणिपुर के लिए भी मैं बता दूं कि मणिपुर का यदि इतिहास देखें पिछले 40 साल का, 50 साल का, तो उसमें कांग्रेस ही ज्यादातर सरकार में रही है और वो हमेशा ही वहां पर हिंसा की आग में सुलगता रहा है। ऐसा नहीं है, बीरेन्द्र सिंह साहब तो खुद भी कांग्रेस से ही आए हैं, वहीं से आए हैं, और वहां भारतीय जनता पार्टी मेतेई जो ग्रुप है, जो समुदाय है, वो एक बड़ा ग्रुप है। दूसरा जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता कि वो रिलीजन को लेकर जिस तरह से मेतेई समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहना चाहती है, तो वो उस नुकसान को उठाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। कुकीज के साथ भले ही वो सिंपैथी दिखाए या बात करे, लेकिन वो मेतेई समुदाय को छोड़ने की जोखिम लेना को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक ये बड़ा भी फैक्टर है। और फिर बात होगी तो वो 50 साल की हिंसा की चर्चा होगी। मैं आपको आज बता देता हूँ, जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी मणिपुर की, तो क्या क्या हुआ पिछले 50 साल में, किस किस तरह से हुआ, और पिछले 170 दिन में भी या उससे पहले के 100 दिनों में मैतेई के साथ या जो दूसरे समुदाय हैं उनके साथ क्या क्या हिंसा हुई, उसका सारा भी फैक्टर आएगा। इसलिए बार बार सरकार कह रही है, इसलिए ये समझना कि सरकार कोई डर के टाल रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वो एक ईगो इशू होता है, एक टेक्निकल इशू होता है कि जब कह दिया कि होम मिनिस्टर हैं, जवाब दे रहे हैं, और बार बार आप सकम करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दे हर बात पे, तो मतलब वो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर प्राइम मिनिस्टर या सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आपके प्रेशर में आकर प्रधानमंत्री कुछ करें। लेकिन डर है, बेचैनी है, कुछ छुपाना है, मुझे ऐसा कोई इशू इसमें नहीं लगता है। अब तो बहुत एग्रेसिव हो गए जिस तरीके से आज बातें उनकी निकल के आई हैं, उससे तो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अब इस पर डिस्कशन हो और ओपन वाइड हो। दुबे जी, एक छोटा सा जवाब से उसके बाद ब्रेक लेना है। क्या चाहते हैं जी? आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या त्रिवेदी जी? नहीं, बस ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो चर्चा चाहते हैं, उसमें चर्चा से बचने का कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। जी दुबे जी, टीना का क्या ऑप्शन इंडिया है, पहला सवाल, और इसी जोड़ के दूसरा सवाल दीजिए कि क्या विपक्ष अब इसलिए तैयार होगा कि बड़ी चर्चा हो, अब अविश्वास प्रस्ताव पर ही चर्चा हो? देखिए, अगर मोदी जी का विकल्प विपक्ष को पेश करना है तो वो केवल नाम रखने से नहीं विकल्प पेश होगा, ना केवल मोर्चा बनाने से विकल्प पेश होगा। हाँ, मेरा मानना है कि उनको पूरे देश में एक माहौल अपने पक्ष में बनाना होगा, और माहौल बनाने के लिए उनके पास काफी समय है। अभी केवल उसकी एक बहुत पहला कदम रखा गया है। मैंने पहले ही शब्द इस्तेमाल किया था, अभी तो पहले कंकड़ को उन्होंने ताल में, राजनीति के ताल में फेंका है, उससे कुछ हिलोरें पैदा हुई हैं। अभी इस काम में बहुत समय लगेगा, ये सफल होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, अभी तक तो इस देश में मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में कभी कोई माहौल बना नहीं है। 2 चुनाव हो चुके हैं और चुनावों के बीच में भी कभी कोई माहौल नहीं बना है। जो माहौल बनते बनते एक आध बार रुक गया है, लेकिन बन नहीं पाया आखिरकार वो।
तो ये जो 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 इंडिया नाम का मोर्चा बना है, इसको वो माहौल बनाना होगा, मसले उठाने होंगे, कुछ करना होगा, जनता के साथ अपने संपर्कों को बढ़ाना होगा। वो तमाम समुदाय जो कि प्रतिबद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं विभिन्न प्रांतों में, उनको अपनी ओर खींचना होगा, उनके लोकप्रिय नेतृत्व को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। कुछ इस तरह की परिस्थिति बनानी होगी जिससे कि जो अभी सारी स्थिति भाजपा और मोदी के पक्ष में झुकी हुई है, वो स्थिति थोड़ी बदलनी शुरू हो। उस स्थिति को बदलने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया है जो अभी तक पहले कभी नहीं उठाया गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और फिर से आपका चर्चा आज हो रही है पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उस पर, और इंडिया जो एक अलायंस बना विपक्षी गठबंधन, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी, उसी पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। संजय जी और अमिताभ जी, संजय जी, एकदम क्लियर स्ट्रेटजी विपक्ष की थी कि ब्रांड मोदी पर अटैक करिए, अडानी का केस, अमेरिका में जाना, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, चुनाव आयोग में कब्जा, सुप्रीम कोर्ट में कब्जा, सबके लिए वो एक ही आदमी था जिसके ऊपर हेड ऑन था। अब वो हेड ऑन मुझे लगता है कि परिणति की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे खुल के इस बात पे बातचीत होगी। क्या असेसमेंट है आपका सर? देखिए नीरज जी, समस्या क्या होती है कि ये जितनी बातें हैं, जैसे मान लीजिए पिछला पूरा सेशन अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पे संसद सत्र खत्म हो गया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 4-5 बिंदु है जिसपे ये इंडिया जिस दिन बनाया गया और उसके पहले या उस दिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहां या पटना में 4-5 मुख्य बिंदु थे। क्या था? हमें भारत को, इंडिया को बचाना है, इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो खत्म हो गए, मोदी देश को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मतलब खास करके ये डिस्ट्रॉय वाला वर्ड बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे ये डिस्ट्रॉय वाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। हमें इस देश की जनता को मोदी से बचाना है। अब ये अगर आप लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, जहां तो लोग इस चीज को क्या समझे, लोकतंत्र की हत्या होगी। अरे लोकतंत्र की हत्या तो हर दिन जो भी होता है लोकतंत्र की हत्या है। और संजय सिंह को सदन से बाहर जाने को कहा तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, काला दिन हो गया। तो ये लोकतंत्र की हत्या तो हर दिन ये कहानी चल रही। दूसरा, ये इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन पे कब्जा हो गया। मतलब कभी ईवीएम खराब हो जाता है, चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। 2014 में अगर ईवीएम मतलब उस समय तो कब्जा नहीं था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान चीफ जस्टिस के दौर में खास तौर पे, और उसके पहले किसी भी चीफ जस्टिस के दौर में, मतलब ये चीफ जस्टिस क्या मतलब बीजेपी ने अपॉइंट करके घर से अपने कार्यकर्ता बना दिए हैं क्या? तो आप जब ये कहते हैं, आप मतलब अपने जुडिशियल सिस्टम पे भी एक इंसिनुएशन देश के अंदर और देश के बाहर आप जाकर के कहते हैं, मतलब इसमें कोई कंटेंट नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन आप देखिए जब इस तरह की नैरेटिव को आप लेकर के जाएंगे, इशू क्या है कि ग्राउंड पे कौन कितना क्रेडिबल नेता है, क्या वहां डिलीवर कर सकता है। दूसरी चीज, जब एक ऑल्टरनेटिव की बात हुई कि इंडिया एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे खड़ा हो गया, ये बात सही है कि ये पहली बार 10 साल में होगा, मतलब तीसरे चुनाव में जाने के पहले, जहां एक साथ विपक्षी कुछ गठबंधन पीपल अलायंस में आएंगे। यूपीए जब बनी थी 2004, उस समय भी ऐसा एक अलायंस बना था, पीपल अलायंस भी एक था, उसके बाद फिर पोस्ट पोल अलायंस भी हुआ। सोनिया गांधी सबसे पहले रामविलास पासवान के घर गई, मतलब जनपद में 10 नंबर से उठ करके वो 12 नंबर तक गई थी, जनपद से 12 जनपद। तो एक अलायंस का फॉर्मेशन हुआ। आज जब आप इंडिया का, नीरज जी एक चीज ध्यान रखिएगा, वोट इंडिया के नाम पे नहीं होगा, वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी और उसका जो सिंबल होगा, एक कैंडिडेट के नाम पे वोट होगा। इंडिया और एनडीए साथ में वो झंडा जब लहराता है ना, और झंडे के साथ जो तस्वीर जाती है, एक तरफ मोदी की तस्वीर और साथ में जो एनडीए के पार्टनर्स हैं उसमें मेन पार्टनर का झंडा लगेगा। ये 26 और 29 पार्टी का झंडा लगा करके कोई मतलब गाड़ी पे कितना बड़ा स्टिकर होगा या कितने झंडे लगेंगे आप सोचिए, ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है कि मुख्य जो पार्टी होती है और उसके साथ जो पार्टी होती है उसका चेहरा लगा करके आप चुनाव में जाते हैं। कैंडिडेट जो जाता है वैसे ही जाता है, या पार्टी जो प्रचार करती है। तो दूसरा बड़ा दल आ रहा है, उसके नेता उसको कितना वोट को ट्रांसफर करवाने की ताकत रखते हैं। अब यूपी जैसा बड़ा स्टेट, आप पिछले बार मतलब तमाम समझौतों के बावजूद कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीती, वो भी रिड्यूस्ड मार्जिन से, और राहुल गांधी वहां से हार गए थे। जी ने बड़ा अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स, मतलब एक बड़ी अच्छी वो तुलनात्मक कि एक अपना रिसर्च बताया
कि कैसे कहीं भी क्या ऑपोजिशन कितना मैक्सिमाइज करेगा। मैं नहीं कहता इस समय क्या हो सकता है, लेकिन आप पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। जी, बड़ी दिलचस्प लड़ाई होने वाली है संजय जी, आप सही कह रहे हैं। अब ये सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी की फोटो यूपी में कैसे काम करेगी, वो तो वहां तो अखिलेश की लगेगी, तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू होगा। तो अब तिवारी जी ये बताइए कि ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो ये किसके लिए मौका होगा, कौन अपना एजेंडा सेट करेगा? देखिए, मैं जब एक साउथ के चीफ मिनिस्टर के साथ काम करता था पहले, तो एक्स चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई थी कि कभी भी सरकार से ये डिमांड नहीं करनी चाहिए जो वो आसानी से पूरी कर दे। तो आप जिस ट्रैक की बात कर रहे हैं, अब एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, मान लेते हैं, जो 2018 में भी जस्ट चुनाव से पहले आया था, तो दोनों दलों को अपना अपना पक्ष रखने की बात मिलेगी, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं एनडीए को मौका मिल जाएगा इशू को डाइवर्ट करने का, फ्रॉम मणिपुर इशू टू सम अदर, या और भी बाकी बहुत सारे इश्यूज। वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि आज की डेट में जो वो एलिगेशंस लगाते हैं कि मीडिया में हमको इतना कवरेज नहीं मिलता है और ये सब बातें हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक ऐसा लगता है कि चलो हमें भी एक फ्री मीडिया कवरेज नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान मिलेगी, क्योंकि जब ये लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी पे लाइव होगा तो पूरे भारत में लोग इसको देखेंगे और वो अपनी बात जो है, जो वो नॉर्मल चैनल से नहीं पहुंचा सकते हैं, वो इस माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली चुनाव जो है वो एक ब्रांड मोदी के ऊपर चुनाव है। दूसरा चुनाव है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है चुनाव का, वो है कांग्रेस बनाम भाजपा की जो लड़ाई है वो 190 सीटों में। उन सीटों पर भाजपा की जो लीड है आज के डेट में वोट शेयर के हिसाब से 15% है, और वहां पर तीसरा दल जो है वो लगभग ना के बराबर है, उसे सिर्फ 4% के करीब वोट मिला है। यानी इन 190 सीटों पर कांग्रेस को कुछ खास फायदा नहीं है इस इंडिया अलायंस का। टीएमसी को तो फायदा मिलता है जब कांग्रेस वहां पे 1%, 2%, 5% वोट अपना ट्रांसफर कर देगी, लेकिन ये जो 190 सीटें हैं, यहाँ कांग्रेस इज ऑन इट्स ओन। कांग्रेस को खुद लड़ना है ये लड़ाई। तो एक तो मोदी फैक्टर के ऊपर लड़ाई होगी, और दूसरी लड़ाई है कि क्या कांग्रेस बीजेपी को बिना किसी हेल्प के, आफ्टर ऑल दिस अलायंस मेकिंग, भी आज भी कांग्रेस को कोई खास हेल्प इन 190 सीटों पे नहीं मिलने वाली है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है इन 190 सीटों पे, क्योंकि वही डिटरमिन करेगा कि बीजेपी की टैली जी, वो तो लेकिन इंटरेस्टेड ही नहीं है पीएमशिप में कांग्रेस वाले। करेक्ट। तो जो आप सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग स्ट्रेटेजी है कि एक जगह आप कह रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारे पास वो लीडर नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैच कर सके, लेकिन आप अटैक जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी एमपीज या सेकेंड रंग लीडरशिप पे ना करके हमेशा प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ही अटैक कर रहे हैं जी। और हमने देखा है पास्ट में कि जब भी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अटैक करते हैं या विपक्ष ने किया है तो वो इससे मजबूत ही हुए हैं। आप उनका 3 टर्म देख लीजिए गुजरात में, या 2 टर्म जो यहाँ पे होने वाला है लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये थोड़ी कंफ्यूज स्ट्रैटेजी है कहीं ना कहीं। यही स्ट्रैटेजी, अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं तो प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आता है सर जी, अमिताभ जी, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आता है तो बिल्कुल 24 की तस्वीर क्लियर हो जाएगी किस एजेंडे पे चल रहा है। मेरे पास समय एकदम खत्म हो रहा है, त्रिवेदी जी एक 40 सेकंड का जवाब आपसे चाहिए। कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं पीएमशिप में, है ना, तो ये जो एनडीए बनाम इंडिया है इसको मोदी बनाम इंडिया कर देना चाहिए, क्योंकि अटैक ही उनके ऊपर हो रहा है और उन्हीं को अब जवाब देना है सामने खुल के। तो ये जो होने वाला यही होगा ना। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो मोदी बनाम इंडिया तो है ही। ये एनडीए बनाम इंडिया, अपोजिशन ने सोचा कि इंडिया बनाकर एनडीए बनाम इंडिया कर दें, वो तो मोदी बनाम इंडिया ही है। और कांग्रेस जो है वो समझती है कि अभी उसकी स्थिति नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि 10 स्टेट, अभी सोच लीजिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, क्या वहां पर भी वो अपनी सीट बढ़ा सकती है? राजस्थान में अभी मैं किसी कांग्रेस के बड़े नेता के साथ बात कर रहा था, राजस्थान में क्या कोई 2 सीट बता सकता है कांग्रेस का नेता कि वो 2019 के बाद 2024 में जीत सकते हैं?
उत्तर प्रदेश में जीत सकते हैं, 5 सीटें बता दे, 2 सीटें बता दे कि ये हम जीत सकते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा, वो उस कंटेंट के लेवल पर आप नहीं आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात तो अभी बहुत दूर है। प्राइम मिनिस्टर की बात तो तब आती है कि जब आपके पास 100-150 सीटें आ जाएं और उसके बाद तैयारी करें। अभी हम यही बात कर रहे हैं कि क्या वो 50 सीटें बढ़ा सकते हैं अपनी, इस पर उनको तैयारी है। और ये जितने अलायंस में पार्टनर्स हैं वो कहीं पर भी अपनी ताकत से कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ऐसा फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है। जी सर, समय एकदम समाप्त हो, शो समाप्त करेंगे और हमें लगता है कि अब ये चर्चा काफ़ी ओपन होगी, वाइड होगी। देखते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। मैं चाहता था कि मणिपुर में एक स्पेसिफिक डिस्कशन हो, लेकिन राजनीतिक दल नहीं चाहते या ऐसा माहौल बन गया कि अब एक बड़ी चर्चा की हम लोग तैयारी करें और सुने और उसमें देखें क्या एजेंडा सेट होता है। लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं के साथ जो कुछ भी मणिपुर में हुआ या अन्य राज्यों में भी हो रहा, बहुत लोग कहते हैं इसको इक्वेट मत करो, मैं भी कह रहा था कि उसको अलग अलग करना चाहिए, लेकिन अब वो अलग हो ही नहीं रहा है ना, अब तो एक साथ चलेगा सब कुछ। तो इस पर डिस्कशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सी न्यूज़ की आवाज़।